रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। रेस्पिरेशन का मतलब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला नंबर, रेस्पिरेशन मतलब कौन सी क्रिया की बात हो रही है? श्वसन की। कौन सी? श्वसन की प्रक्रिया। अब लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है, एक चीज होती है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग मतलब ना अंदर ऑक्सीजन को लेना, पूरा उसको मतलब वो मतलब जो फूड है उसको अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, उससे एनर्जी निकलेगी। बस सही बात, सही बात है। रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही बात, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ऐसा लगता है बोर्ड ऐसा कुछ है, साइंस और मैथ्स में ऐसा कुछ लगता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी वजह से पिछले वाले मैथ में बेकार किया था। अभी जो मैथ का पेपर हुआ था इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, उसमें क्या फायदा है? तो यार मैथ में जो गड़बड़ कर ले, ध्यान से सीखना है, चीजों को होशपूर्ण होकर करना है ना। सिखाया तो गया ही आपको। आगे देखेंगे तो रेस्पिरेशन में क्या, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आ रहा? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन सेल टू रिलीज इन एनर्जी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें वो खाना जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का जलना है या ऑक्सीजन के साथ फूड का रिएक्शन होना, वही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। उससे एनर्जी मिलती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म इसी ऑक्सीजन का यूज करके क्या करते हैं, ग्लूकोज को CO2 और पानी में मतलब वाटर में चेंज कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। सम डू नॉट यूज ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन यूज नहीं करते। बात समझ में आ रही थी? यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि टू प्रूव द रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। जब रेस्पिरेशन होगा तो CO2 क्या होगा, रिलीज होगा। तो कैसे? सबसे पहला क्या किया, टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में क्या किया, लाइम वाटर ले लिया और उसके बाद उसमें क्या करने लगे, उसमें एक्सेल किया, मतलब मुंह से हवा छोड़ी उसके अंदर। तो हवा छोड़ने के बाद क्या हुआ कि लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो इससे प्रूव हो गया कि लाइम वाटर मिल्की कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू जाएगी। सिंपल सी बात है। अब हम लोग सीधे बात करेंगे, जैसे एनर्जी चैनल्स में अगर हम बात करते हैं तो भाई एनर्जी, अभी बात हुई थी कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का यूज नहीं होता तो भी फूड सिंपलर सब्सटेंसेज में टूटते हैं या कम ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ये दो तीन चैनल हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रेस्पिरेशन में, इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किसी भी टाइप के रेस्पिरेशन में जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं, तो पायरुवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटना सबसे मस्त चीज है। बात समझ में आ रही? और ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। कुछ इस चीज को देखिए, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। बात समझ आ रही? तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटना कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा, याद रहेगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी C6H12O6। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं। और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। अच्छा, होता क्या है कि अब क्या है कि ये रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन जो हो रही है वो नो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि ईस्ट में होती है बेटा, है ना। तो उसमें बनेगा क्या, इथेनॉल प्लस का CO2 प्लस का एनर्जी, है ना, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इथेनॉल क्या है, C2H5OH, 2 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है। फिर ऑक्सीजन के बारे में, नो ऑक्सीजन का केस है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक चीज है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या देना चाहिए इसको, नो नो ऑक्सीजन नहीं, क्या देना चाहिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा ये गलत किया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तुम समझते हो, ऑक्सीजन कम हो रहा है। जैसे कहने का मतलब, हम लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, हमारे बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है। जब हम लोगों ने खूब दौड़ना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी के जो मसल सेल हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता। जब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मसल सेल को तो उसके अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। बात समझ रही? और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल में क्रैम्प पैदा करता है, जिसकी वजह से मसल पेन होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है बेटा, ये दिमाग में रखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रियल सेल में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें क्या होगा, सीधे सीधे CO2 वाटर और एनर्जी मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करता हूं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें याद रखेंगे, यह एब्सेंस ऑफ एयर में होती है।
इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। क्या? बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट में बात करता हूं तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2। इट अकर्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन की प्रोसेस। फर्मेंटेशन जिसे किण्वन क्या बोलते हैं हिंदी में? किण्वन। किण्वन की प्रोसेस, किण्वन की जब विधि की जाती है तो उसमें जो है क्या होगा? फर्मेंटेशन उसी चीज को कहते हैं। तो किण्वन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत कम होता है। जितनी भी एब्सेंस ऑफ एयर वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें एनर्जी का रिलीज जो है बहुत कम होता है। जैसे बायोगैस भी है, तो बायोगैस भी एब्सेंस ऑफ एयर में कराई जाती है ना। बड़े बड़े टैंक्स बनते हैं, उसमें जो गोबर और पानी का घोल जो है स्लरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है पूरा सड़ने के लिए। तो उसमें एनर्जी जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एनर्जी क्या होती है? बायोगैस में कम होती है। समझ आ रही कि नहीं? समटाइम्स व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, जब ऑक्सीजन में मसल सेल कम हो जाए, बात समझ आ रही? इसको नो ऑक्सीजन भी समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन सेल, ऑक्सीजन है ही नहीं उस सेल के पास, मसल सेल के पास, कम हो या कम हो जाए तो उस केस में पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। क्रैम्प्स मतलब मस्कुलर पेन होता है बहुत भयंकर। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करता हूँ। ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, बहुत भयंकर एनर्जी देता है। बात समझ आ रही? here pyruvate breaks down using oxygen in mitochondria giving 3 carbon molecules, 3 CO2 molecules and water। इसमें 3 CO2 प्लस का H2O बनता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें एनर्जी का जो है प्रोडक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इस बात को दिमाग में रखेंगे। चलें, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बात समझ में आ रही? अब ये सेल मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तुम्हें पता ही है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होगा? CO2 प्लस का H2O, 3 CO2 प्लस का H2O बेसिकली। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में रिलीज करता है? ATP। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं भैया? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे? तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट अगर मिल जाए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट बन जाए तो ये क्या बन जाता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। याद रखेंगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड इमीडिएटली टू सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल, जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किससे? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ATP is used to fuel all the other cellular activity। जितने भी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटी चल रही है उसमें ATP ही एनर्जी के तौर पे यूज होती है। When terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, उसमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब ये जो फॉस्फेट लिंकेज हो रहा है यही वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू अगर इसको तोड़ दिया जाए तो कितना एनर्जी निकलेगा? 1 मोल ऑफ ATP विल रिलीज 30.5 किलो जूल पर मोल। बात समझा रही? कितना? 30.5 किलो जूल पर मोल। जैसे $1 है तो $1 आज का कितना रुपया है? आज का 80, 82, 83 जो भी मान लो, है ना, जो भी मान लो, तो इसी में चल रहा है। तो इट ड्राइव्स द इंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल। तो ये क्या करेगा? सेल के अंदर इंडोथर्मिक रिएक्शन को क्रिएट करवा देगा, सेल के अंदर एनर्जी दे देगा। जैसे यहाँ पे बैटरी होती है, बैटरी इज यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटसेट्रा, है ना। बैटरी से क्या कर सकते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज को, पंखा को चला दिया, मैकेनिकल एनर्जी। बात समझे? लाइट जला लिया, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और पर्पज में, किसी सर्किट में डाल दिया बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरीके से ATP कैन बी यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ATP हम अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो सकता है, या हमारे ब्रेन की जो इम्पल्स होती है, नर्वस इम्पल्स होती है, उसको कैरी करने में जो एनर्जी लगती है उसमें यूज हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज के प्लांट में। क्या? गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं प्लांट में। थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखो, कुछ चीजें बड़ी प्यार से दिखाई गई है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। दिन के समय पर क्या हो रहा है भाई? डे लाइट में CO2 पत्तियां खींच रही हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। CO2 पत्तियां खींच रही हैं, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस हुआ
तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो होगा, इसलिए पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन को छोड़ती है। और ग्लूकोज जो मैन्युफैक्चर होता है वो नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, हर तरफ ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा, पेड़ के हर एक पार्ट में ग्लूकोज की सप्लाई होगी, मतलब फूड की सप्लाई होगी। अच्छा भाई, नाइट के समय पर अब ये ग्लूकोज तो है ही, बात समझ में आ रही? ग्लूकोज तो है ही, अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा ना, ग्लूकोज टूटेगा ना। एरबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो नाइट के समय में देखो ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा? ले रहा है। ऑक्सीजन लिया इसने, तो ऑक्सीजन जब लेगा तो किसमें टूटेगा? वाटर में और मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 3CO2 प्लस का H2, तो CO2 निकलेगा, है ना, CO2 निकलेगा और वाटर। वाटर भी निकलेगा। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया कि रात के समय में ऑक्सीजन पेड़ लेते हैं, पेड़ क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय में पेड़ों के नीचे सोने के लिए मना किया गया कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं भैया? छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी छोड़ेगा वहां पे थोड़ा सा माहौल क्या होगा? गर्म होगा। इसी वजह से पेड़ों के पास रात में जब आप जाएंगे तो गर्मी महसूस होगी। बात समझ में आ रही? तो ये क्या चीज? बात सही है, लेकिन इतना नहीं ले लेता, जितना देता है उतना ही नहीं ले लेता। हाँ, लेकिन कुछ कम। बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा समझना है इस चीज को, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं छोड़ता तो बाकी का कहाँ जाता है? बाकी लकड़ियों के रूप में जमा कर लेता है। पेड़ क्या करता है? पेड़ की जो लकड़ी है वो क्या है? कार्बन का ही तो रूप है, वो भी तो कार्बन का ही रूप है। तो पेड़ की टहनियां, पेड़ की जितने तना, ये सब क्या है? कार्बन डिपोजिशन है। वो बस तुम्हें लकड़ी के रूप में दिख रहा है, जलाओगे तो जल जाएगा मस्त, है ना। और जलाओगे तो फिर क्या निकलेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर वेपर बेसिकली। तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लकड़ियों को जलाने में धुआं जो आता है, धुआं जो आ रहा है विजातीय चीजों की वजह से आ रहा है। विजातीय चीजों का मतलब फॉरेन एलिमेंट्स की वजह से आ रहा है। धुआं लकड़ी में नहीं है। लकड़ी तो सूखी हो अगर पूरी तरीके से तो कोई धुआं नहीं होगा उसमें। उसमें जो मॉइस्चर और नमी की वजह से क्या आ जाती है? धुआं आ जाती है। बात समझ रही? यहाँ पे आगे बात करेंगे। इट ऑकर्स थ्रू गैसियस एक्सचेंज, ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। Here CO2 and oxygen are exchanged by the process of diffusion, and large intracellular spaces in the leaf help cells in contact with air. तो सेल के बीच में जो ज्यादा जगह है उसके वजह से कहीं ना कहीं पत्तियों में ये सुविधा होती है कि हर एक सेल क्या करे? एयर के साथ कांटेक्ट कर सके। During day, CO2 is formed by respiration and it is useful for photosynthesis. So CO2 is not released, but O2 is released. बात समझे? At night, photosynthesis does not occur. खाना बनने का कार्य नहीं होता, तो उस केस में CO2 is released, but oxygen is not released. क्लियर है? कुछ पौधे ऐसे हैं जहां पर जैसे कि इसमें हम बात करें तो पीपल, हाँ सबसे ज्यादा, तुलसी, बेसिल, ठीक है। तो तुलसी जी का पौधा है, पीपल का पौधा है, तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन ही ज्यादा निकलती रहती है। इस कारण ये पौधे जो है, अगर परिवेश में, कॉलोनियल परिवेश में या जहाँ पे आप रहते हो रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे है, अगर लगाए रखोगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही मैंने सोचा हुआ है कि कुछ चीजें जब स्कूल स्कूल की जो प्लानिंग मेरे दिमाग में है, तो स्कूल के प्लानिंग से 4-5 साल पहले ही पेड़ लगना वहां शुरू हो जाए। उसमें तुलसी का पौधा बहुत मेन है, नीम का पौधा बहुत मेन है। बात समझ रहे? अमरूद का पौधा बहुत मेन है। भर भर के अमरूद लगाओ। छोटे पौधे होते जल्दी लग जाते। देखो, इन फिशेज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स विद गिल स्लिट बिहाइंड देयर आई, ठीक है ना। दे में बी कवर्ड बाई ओपरकुलम। ये ओपरकुलम एक कवर होता है, तो उसके थ्रू कवर हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग फिश ओपन एंड क्लोज माउथ एंड गिल स्लिट्स in a coordinated manner or and timing. They take in water through the mouth and pump over the gills. From the gills, dissolved O2 is taken up by the blood. तो यही है, पानी ये मुंह में लेती है। मुंह में लेने के बाद गिल्स उसमें से क्या करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है और मछली के ब्लड में मिला देता है।
और बाकी का पानी फिर बाहर फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट इन एयर, जैसे कि ओपन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिजॉल्व्ड मतलब लिक्विड के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बहुत ज्यादा होती है। रेट ऑफ ना, उसका हृदय देखोगे तो बहुत तेजी से धड़कता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के मुकाबले मछलियां जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लेस। जो ऊपर आके लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर आके लेती है बेटा वो अलग है। जैसे वेल की बात कर रहे हो, ऊपर आके लेती है तो वो मैमल है, वो मछलियों की कैटेगरी में एक अलग तरीके की कैटेगरी है, मैमल है। डॉल्फिन भी तो है। ठीक है ना। हाँ, तो जो भी ऊपर आके लेती हैं मतलब वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं लेती, वो डायरेक्टली फ्रेश ऑक्सीजन लेती है। गंगा जी में है डॉल्फिन में तैयार। ठीक है, गंगा जी में ही डॉल्फिन है बेटा। वो लंबी चोच वाली। ठीक है, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन टू ब्रीथ, है ना। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिज्म, अरे इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दे इंक्रीज सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गन में बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बात समझ रही। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जो उनके ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो होते हैं, तो उसको इंक्रीज कर देते हैं और क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट फॉर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट फॉर इजी गैस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान आसानी से हो सके इसके वजह से उसका सरफेस बहुत डेलिकेट होता है और बहुत फाइन होता है। टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसी वजह से इसको शरीर के अंदर रखा जाता है। सो सम पैसेज आर नेसेसरी टू कैरी एयर इन एंड आउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगर मैं हम लोग की बात करता हूँ, ह्यूमंस की बात करता हूँ, तो ह्यूमंस में अगर एयर का एक्सचेंज देखा जाए तो लंग्स के थ्रू होता है, पता है ना। और नेसल ओपनिंग जो होती है ये क्या करता है, एयर पैसेज करवाता है। एयर पैसेज स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल जो नथुने होते हैं, नाक के जो खुले हुए पार्ट हैं उसको हम नोस्ट्रिल बोल रहे हैं। थ्रू विच एयर इज टेकन इनटू बॉडी, एयर इज पास्ड विद फाइन एयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर। नाक में बहुत सारा बाल है और म्यूकस है, जिसकी वजह से जो गंदी हवा आती है उसकी जो गंदगी है वो फाइन हेयर के थ्रू छन जाती है। अब किस तरीके से हो रहा है देखना ध्यान से, किस तरीके से कहां कहां से एयर जा रही है। पहले नोस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर फेरिंग्स में जाएगा, कहां जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, ये वाला पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कहां जाएगा, लैरिंग्स में। फिर कहां जाएगा, ट्रेकिया, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के बाद कहां जाएगा, ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद कहां जाएगा, देखो ये ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी के बाद कहां चला गया, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद सीधे लंग्स के जो है लंग्स में जाएगा। लंग्स का भी जो फाइनर पार्ट है उसे हम बोलते हैं एल्वियोली, है ना। तो ये पूरा पूरा हिसाब किताब यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होगा, यहीं पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई कहाँ से जा रहा है, नेशल पैसेज, फिर माउथ की कैविटी में ही तो नेशल पैसेज है ऊपर, है ना। तो वहां से फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, है ना। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज दिया हुआ है, इसी चीज को बोलते हैं ट्रैकिया में ये विंड पाइप। फिर उसके बाद ये ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में देखो ये ब्रोंकी इस पार्ट को बोलते हैं, और दो पार्ट में जब बट गया तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स में चले गए, ब्रोंक्यूल्स में चले गए तो सबसे लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट है उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली किसके कवरिंग में होता है, तो एल्वियोलर सैक में होता है। किसमें होता है, एल्वियोलर सैक में होता है। ये बेटा ये जो स्टमक और लंग्स को अलग अलग रखता है उसके बीच में एक डायफ्राम बोलते हैं, एक मस्कुलर लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो हड्डियों का जो ढांचा देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और ये है ब्यूटी बोन्स, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे। बात समझ रही, सब में है भाई, छू के देखोगे तो। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, है ना, वही कह रहा है। लंग्स में जो पैसेज है वो डिवाइड हो जाएगा, तो जो पैसेज है ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा। ब्रोंक्यूल टर्मिनेट इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली, अभी बात हुई। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा, किसके सरफेस पे होगा, तो एल्वियोली के सरफेस पे होगा। एल्वियोलर वॉल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलर वॉल में बहुत सारी ब्लड वेसल्स की नेटवर्क होती है। म्यूकस जो था वो हमारे नाक में नहीं होता ना, होता है भाई,
अभी भी तो बताया कि म्यूकस होता है। म्यूकस तो पेट में भी होता है। हाँ तो वही चीज है। अरे सेम हाँ चीज हाँ, है। चिपचिपा पदार्थ है ना जिसकी वजह से गंदगी रुक जाए। आगे देखेंगे, व्हेन वी ब्रीद इन, गुलाब जामुन ले तो क्या करना चाहिए? व्हेन वी, मुंह से ले लो और क्या, व्हेन वी ब्रीद इन रिब्स आर लिफ्टेड एंड डायफ्राम गेट फ्लैटेंड। ध्यान से देखेंगे, जब आप सांस लेते हो तो हवा भरती है, फेफड़े में हवा भरती है, तो उस केस में डायफ्राम क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम ऐसे था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो मतलब जब हवा भरेंगे तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कई बार पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, एज ए रिजल्ट द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एंड एयर इंटर्स इनटू द लंग्स एल्वियली। उसके बाद ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वियली। पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस चीज में रिलीज किया जाएगा, एल्वियली। एल्वियली क्या करेगा, उसे बैक करेगा और नसल पैसेज के थ्रू बाहर निकालेगा। तो ऑक्सीजन इन एल्वियली, और ऑक्सीजन जो होगा, ध्यान देना, ऑक्सीजन जो एल्वियली में होगा उसी ब्लड में क्या करेगा, मिलाएगा। तो ऑक्सीजन इन एल्वियली इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियलर ब्लड वेसल्स एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट। समझ गए? कहने का मतलब एल्वियोली में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब तुम्हारा पूरे शरीर का जो खून है उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में गया और एल्वियोली के माध्यम से शरीर से बाहर गया। और एल्वियोली में एक साइकिल है, एक प्रकार से एल्वियोली में ऑक्सीजन की भी स्टोरेज होती है। ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से साफ ऑक्सीजन रखा हुआ है, अब वो क्या करेगा, खून में मिलाएगा। तो इन दोनों साइकिल के बीच में ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए पूरी तरीके से, तो उसमें एक बोलते हैं रेसिडुअल लेयर। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल लेयर। तो रेसिडुअल लेयर हमेशा बना रहता है कि आपको कोई मतलब जैसे होते हैं ना घुटन जैसी महसूस ना हो, तो उसके लिए रेसिडुअल लेयर होता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल द लंग ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसी की बात मैं कर रहा था, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब यह है कि ये ब्रीदिंग साइकिल के दौरान क्या होगा, लंग्स में हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता ही है, जिसकी वजह से, क्योंकि टाइम लगता है ऑक्सीजन को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। तो in large sized animal diffusion pressure is not sufficient to deliver O2 to all body parts, so respiratory pigment take up the oxygen from the lungs and carry it to the tissues। देखना कह रहा है कि बड़े साइज के एनिमल्स जो हैं उसमें सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे बॉडी पार्ट में नहीं हो पाती, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है लंग से, है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जैसे हम लोगों में बात करें तो हीमोग्लोबिन, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड इट हैज हाई एफिनिटी फॉर O2। एफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा प्यार है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, किसको, हीमोग्लोबिन को। CO2 is more soluble in water than oxygen, hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood, है ना। तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखना होगा कि CO2 is more soluble in water than oxygen। ऑक्सीजन को soluble होने में, लिक्विड में soluble होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन CO2 बड़े आराम से soluble हो जाती है, इसलिए ये बॉडी में खून के साथ आराम से soluble होके और चलती रहती है। आगे बढ़े, तो यहां पर थोड़ा सा समझना है, कह रहा है कि अगर एल्वियोलर सरफेस को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो ये इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। कितना, 80 मीटर स्क्वायर। एक आदमी का एल्वियोलर सरफेस पूरी तरीके से खोल दिया जाए तो 10.76 से मल्टीप्लाई किया जाए मोटा मोटी, चलो 11 मैं कह देता हूं, तो 80 इंटू 11 यानी कि 880 स्क्वायर फीट में एक आदमी का फेफड़ा खोला जा सकता है। 880 स्क्वायर फीट में एक आदमी का एल्वियोलर पार्ट, एल्वियोली जो है ना लास्ट वाला, ये देखो, ये गुच्छे दिख रहे हैं अंगूर की तरह, ये सबके अंदर है बेटा, टेंशन नहीं लेना। तो ये जो गुच्छे हैं अगर इनको पूरी तरीके से खोल के फैला दिया जाए तो ये 880 स्क्वायर फीट में मोटा मोटी फैल जाएंगे, ठीक है ना। कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट कितना है, 1.9 मीटर स्क्वायर। कितना है, लगभग एक आदमी का 1.9, 2 मीटर स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन उसका एल्वियोलर सरफेस अगर खोल दिया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर में खुल जाता है। If diffusion were to move oxygen in our body, it would take 3 years for an oxygen molecule to get to toes from our lungs। देखो बता भी रहा है कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से काम करना होता तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, इट वुड टेक 3 years फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गेट टोज फ्रॉम आवर लंग्स। मतलब अपने अपने फेफड़े से लेके ये पैर के अंगूठे तक पहुंचने में कितने लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं।
बात समझ में आ रही? लेकिन ये एक अपने पास दूत है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये हेल्प करता है फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अच्छा तो जब फील्ड ठीक है में होगा मान लीजिए तो इंसान तो जितना ही करता भाई, वही इसी वजह से तो भगवान को ये सब चीजें सोचनी पड़ी ना भाई, कि डिफ्यूजन के भरोसे, अमीबा थोड़े हैं कि डिफ्यूजन के भरोसे हो जाएगा काम। बढ़ जाए वी आर द मोस्ट इवॉल्व ह्यूमन बींग्स, एनिमल भी। मोस्ट इवॉल्व है ना, मोस्ट इवॉल्व क्रीचर्स हैं, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि इंसान तो देखा जाए तो सबसे इवॉल्व है, सबसे इवॉल्व है कि नहीं। सबसे दयालु नहीं। दयालु भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, घृणा करने वाला भी हो सकता है। तो भाई इंसानों के पास बड़ी क्षमताएं हैं, अच्छे फैसले भी ले सकता है, गंदे से गंदा फैसला भी ले सकता है। तो कहने का मतलब राक्षसों से थोड़े ऊपर हो गए और देवताओं से नीचे हो गए, बीच में जाएगा। बीच में है अभी। तो अब यहां से तुम देवता बन जाओ या देवताओं के पार निकल जाओ, बात समझ में आ रही, या गिर के फिर से नीचे चले जाओ, तुम्हारे ऊपर है, जंक्शन पे खड़े हो। तो भाई देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट जो है बेटा, ये टंग, लंग, हार्ट और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकलेस टोबैको आल्सो कॉजेज हार्ट अटैक। इस समय इलेक्ट्रॉनिक एक सिगरेट आ गई है जो पीते रहो, कहते हैं कि भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, हमने भी एक बार ट्राई किया लेकिन कोई मतलब नहीं, बेवकूफों वाली बात, बहुत नॉर्मल, कुछ समझ नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक वाले में, तो बेवकूफी की बात है सिर्फ। जरूरत क्या है सब की करने की। स्मोकलेस टोबैको क्या करेगा, वो भी हार्ट अटैक देगा, स्ट्रोक देगा, पल्मोनरी डिजीज देगा, कैंसर देगा, फालतू की चीजें। ओरल कैंसर की बात करता हूँ। ओरल कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि सब लोग जो है जुबा केसरी, जुबा केसरी, तो जुबा केसरी के चक्कर में ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके मरते हैं। ठीक है, गुटखा देखो लिखा भी है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय सीलिया ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एज a result germs, dust, स्मोक एटसेट्रा लंग इंटर्स इनटू लंग एंड काजेज इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही? तो स्मोकिंग अगर करोगे तो उसके चक्कर में क्या हो जाएगा भाई, हमारे मसूड़े, है ना, एज ए रिजल्ट, सॉरी, एज ए रिजल्ट जॉम्स, डस्ट, स्मोक, ये सब कहाँ घुस जाएंगे, हमारे सीधे सीधे लंग्स में, क्योंकि स्मोकिंग करते हो तो आपके नाक का म्यूकस खत्म होगा, पहला नंबर, वो म्यूकस इनफेक्टिव हो जाएगा। जो हेयर है, सीलिया जिसे बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली सारी गंदगी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, कफ होगा, लंग कैंसर हो सकता है। ये सब कॉमन काजेज हैं मरने के लिए। सबसे ज्यादा लंग कैंसर से लोग मरते सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का प्रोसेस है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल टू कंसर्न पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर और अदर मॉलिक्यूल, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो तुम समझ ही गए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज होती। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ब्लड के बारे में बात करता हूं तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में फ्लूइड मीडियम जो होता है, अभी भी देखो ये पूछा गया था आप लोगों से, प्लाज्मा होता है, जिसमें ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। ब्लड के कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कभी खून जांच कराया हो तो बताओ भाई, खून जांच कराया हो तो कैसे होगा, ये सारी चीजें मिली होगी, तुम अपने जांच ब्लड रिपोर्ट उठा के देखना, इरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, इशोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स, ये सब कुछ दिखाया जाता है, प्लेटलेट तो मच्छर जैसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखा जाए, नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बींग्स जो है 14 से कितना होता है, 17, कितना होता है, 14 से 17 ग्राम पर 100 ml पे। वुमेन में अगर देखा जाए तो 12 से 15 ग्राम पर 100 ml पे। चिल्ड्रन में देखा जाए तो 11 से 16 ग्राम पर 100 ml पे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स लाइक बुफेलो और काउ इज कितना होता है, 10.4 से 16.4 होता है पर 100 ml में। हीमोग्लोबिन कंटेंट इन अ काफ इज हायर देन मेल एंड फीमेल, मतलब बछड़े जो होते हैं ना उसमें क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो ये बात सही है। हाँ, अभी जो तुम लोगों ने बात करी थी कि फ्रॉग किससे सांस लेता है, तो बिल्कुल स्किन से ही लेता है। अभी जो मैं बात कर रहा था ना, स्किन से ही लेता है बिल्कुल। अभी उसका भी देख लीजिएगा आज वो भी स्किन, वो भी स्किन। कॉकरोच भी। नहीं नहीं नहीं, इसको बेटा कॉकरोच तो जो है ना, कॉकरोच के पास अपना एकदम बढ़िया इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये ब्रीथ थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब, तो शरीर पे क्या होता है? सिस्टम ऑफ ट्यूब, हाँ, सिस्टम ऑफ ट्यूब उसको बोलते हैं कॉल्ड ट्रेकी, TRACHEAE। ठीक है, ये ट्रेकी नाम का एक शरीर पे ऑर्गन है इनका, उसके थ्रू क्या करते हैं ये सांस लेते हैं। बहुत तेज चलते हैं, एक बार मैं मार रहा था, चढ़ गया, मेरे को काट लिया भाई, काटते हैं। फिर मैंने सोचा देखा बहुत दिना, उसके कि मुझे पकड़ के उखाड़ दिया और एक चप्पल जिसपे लेटा लेटा गया। बस भाई, बस बस। Adult men do more work than women and children, so they need more oxygen to get energy. That's why adult men have more hemoglobin. समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जनरली देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या जो ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे, उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करवाता है, तुम्हें पता है? The hemoglobin level in human is comparatively more than that of animals like cattle, because human body needs more oxygen to do various biological work. Clear है? तो ये बात क्लियर हो गई। छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? किसी के भी पेट में कीड़े जो पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? सही तरीके से पाचन ना होने की वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी जैसे क्या है कि बच्चे अभी धीमे धीमे उनका सिस्टम सब डेवलप हो रहा होता है, उसी चक्कर में कुछ ना कुछ लोग खिला देते हैं। मेरे पड़ोस ठीक है, हाँ बेचारा इतना तगड़ा बना दे, हंसी छूट। ठीक है। तो बच्चों को कभी भी जो उनकी जरूरत की चीजें है, क्योंकि हर एक चीज का एक सिस्टम है ना, अभी मान लो पूरा उसका सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ है, आपने उसको दाल चावल खिला दिया तो क्या होगा? सड़ेगा वो। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये तो मैंने एकदम अच्छे से आता है। अब मैं हार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, क्या कह रहा है? हार्ट पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ये मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, और हमारे मुट्ठी जो होता है ना, इतना ही बड़ा है। मुट्ठी के बराबर होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं भाई? 4 चैम्बर। 2 अपर राइट में, अपर राइट और लेफ्ट एट्रिया, और 2 लोअर में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ आ रही? और मुर्गे तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट एट्रियम है बेटा, और ये क्या है? राइट एट्रियम है। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। राइट चैम्बर क्या करेगा? राइट वाला जितना भी है, राइट चैम्बर इज CO2 रिच, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन लेगा? राइट चैम्बर। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट चैम्बर क्या करेगा? लेफ्ट चैम्बर कैरी O2 रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लंग टू रिमूव CO2, है ना, CO2। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट एंड देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रही? वाह भाई वाह, तुम बेकार हो बेटा, टाइमिंग का तुम्हें कोई ध्यान नहीं। सोते रहो, पर जीवन ही सो के निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है भाई, तो यहां से देखो पूरी बॉडी से, ध्यान देना, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आ रहा है? वेना कावा। किसके थ्रू आ रहा है? वेना कावा। वेना कावा से आया, और आने के बाद क्या होगा भाई? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा? देखो दो तरफ से, इधर वेना कावा लोअर भी है, वेना कावा अपर, वेना कावा लोअर, दोनों से आया, और आने के बाद ये कहाँ गया बताओ? ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसमें जाता है लंग्स से जाता है, फिर उधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा समझ ले, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या करेगा? लंग्स में एल्वियोली के थ्रू उसका गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले लिया जाएगा, और उसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा। फिर वो कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन्स में आएगा। पल्मोनरी वेन्स में कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा।
लेफ्ट एट्रियम से कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से के साथ आने के बाद क्या हो जाएगा, फुल बॉडी में चला जाएगा, पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। ये पूरी कहानी हमें लग रहा है सबको रटा हुआ होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पूरा लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, यही चीज मैं बता रहा था। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, अच्छा इसमें हाँ, एक डिवाइडिंग वॉल के बारे में बात करता हूं, तो ये क्या होता है, मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्यों होता है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। क्लियर है ना। Since ventricle have to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall than that of atria. तो तुम्हें समझ लो, वेंट्रिकल में क्या बोल रहा है, थिकर मस्कुलर वॉल देन दैट ऑफ एड्रिया। तो वेंट्रिकल का है ना, वेरियस ऑर्गन को पंप करना है, तो किसका मस्कुलर वॉल थिक होना चाहिए, वेंट्रिकल का। एड्रिया तो रिसीव करता है, बात समझ रही। तो यहाँ पर ये वाली चीज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, हार्ट हैज वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, है ना। तो कौन कौन से वॉल्व है थोड़ा सा समझ ले यहाँ पे। ये क्या है, ये वाला राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व लगा है वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड। कौन सा है भाई, ट्राइकस्पिड। यहाँ से लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा लगा, मिट्रल। कौन सा बेटा, मिट्रल, है ना। और यहाँ से जो एओर्टा जा रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ से जो एओर्टा जा रहा है ना, एओर्टा, तो एओर्टा के पास जो वॉल्व लगा है वो कौन सा लगा है, एओर्टिक वॉल्व। कौन सा वॉल्व लगा है, एओर्टिक। और यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, इसके पास जो वॉल्व लगा है इसको क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वॉल्व। तो कितने वॉल्व हैं टोटल, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी में लगी हुई है। एओर्टिक वॉल्व कहाँ लगा है, एओर्टा में लगा हुआ है। मिट्रल वॉल्व कहाँ लगेगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगा हुआ है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में लगा हुआ है। ये वॉल्व थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। कितने लोग जानते हो, कितने लोग यही तो कहते हैं हमारा वाल खराब हो गया, ये वॉल ही चेंज करवाने जाते भैया। हाँ जी बिल्कुल, अरे सब होता है दुनिया में यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझेंगे, ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। ये सब हो गया। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें, देखो क्या कह रहा है, दिस अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, इट इज यूजफुल इन एनिमल दैट नीड हाई एनर्जी। बात समझ रहे। बर्ड और मैमल्स के बारे में बात करता हूँ, बर्ड और मैमल्स में क्या होता है, थोड़ा सा समझना इस चीज को, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, इट इज यूजफुल इन एनिमल दैट नीड हाई एनर्जी। अब किसमें, बर्ड और मैमल के बारे में बात करता हूँ, तो ये बॉडी टेम्परेचर अपना क्या करते हैं भाई, मेंटेन करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन टेम्परेचर। जो एम्फीबियंस हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस चीज का यूज नहीं करते। दे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। क्या है कि ब्लड फ्लो से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और ब्लड फ्लो से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है, डायरेक्टली एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट रहना है। तो यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो होते हैं वो सीधे सीधे एनवायरमेंट के टेम्परेचर से अपने आप को मेंटेन करता है। दे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इनके ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाए तो भी चलता है। बात समझ आ रही। लेकिन जनरली इवॉल्व्ड एनिमल्स जो हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। फिशेज में बात करूं तो फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा हार्ट में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, वो गिल्स में जाएगा। बात समझ में आ रही। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स, और फिर उसी ब्लड को पूरे बॉडी में घुमा दिया जाएगा। दस ब्लड गोज ओनली 1 साइकिल। बात समझ आ रही। इसमें क्या हुआ, एक ही साइकिल में हो गया ना, अपना क्या है 2 साइकिल, डबल सर्कुलेशन। इन अदर वर्टिब्रेट ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल। बात समझ आ रही। अदर वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स तो समझते हो जिसके पास बैकबोन हो, तो वो क्या होगा, उसमें हार्ट के पास 2 बार ब्लड जाएगा, लेकिन मछली के केस में हार्ट के पास एक ही बार जाएगा, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन है। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करता हूं भाई। इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड दैट एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल। बात समझ रही। इट इज द फोर्स बाय विच द ब्लड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल, है ना। ये नस है, नसों के ऊपर जो खून के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नापता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन सा, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें 2 तरीके के प्रेशर होते हैं, एक लब डब
तो लब डब का मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, ये ब्लड प्रेशर इन आर्टरी को दिखाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नापते हैं, ये 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर कैसे नापा जाएगा, ब्लड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन। देखो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 120 होना चाहिए और रिलैक्सेशन के दौरान कितना होना चाहिए, 80 mm होना चाहिए। हाई बीपी ही हाइपरटेंशन को जन्म देता है। हाई बीपी को ही क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो ये क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ arterioles which increases the resistance to blood flow, it leads to the rupture of artery and internal bleeding। होता क्या है कि बहुत सारा उल्टा पुल्टा खाना खा रहे हो, इसमें आपका नसों में या ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाती है, जिसके वजह से जो नेट सरफेस एरिया जिसमें ब्लड बह रहा है वो कम हो जाती है। तो अभी जैसे तुमने देखा होगा कि मान लो पाइप से तू कार वार धो रहा है, बाइक धो रहा है, तो उस दौरान पानी धीमे धीमे आ रहा था, तो क्या करता है, आगे वाले को दबा देता है, तो अपने आप प्रेशर बढ़ जाता है। सेम वही काम यहाँ पे भी होता है, जब नसों के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाती है तो अपने आप फ्लो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। इसी तेज फ्लो होने की वजह से कई बार आर्टरीज फट जाती है। आर्टरीज क्या हो जाती है, फट जाती है। आर्टरीज के फट जाने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है बेटा, खून अंदर ही अंदर बहने लगता है। तो अंतः रक्त स्राव होने की वजह से बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस बात में दिमाग में रखें। तो आर्टरीज के बारे में बात करता हूं, तो आर्टरीज क्या करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाते हैं। कौन, आर्टरीज। तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाते हैं, तो यानी कि इनको ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, यानी कि इनको मोटा होना पड़ेगा। तो आर्टरीज जनरली क्या होती है, मोटी होती है। अनरीच और वेन्स क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। अनरीचिंग द आर्गन आर टिश्यू, आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांच आर्टरियोल्स, है ना। जब किसी आर्गन के पास जहां पे सप्लाई देनी है वहां पे वो बहुत सारे ब्रांचेज में टूट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स। वेन्स के बारे में बात करते हैं, तो पूरे बॉडी से ये खून कलेक्ट करता है, जो गंदा खून है। गंदा खून मतलब समझना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ना खून कौन सा गंदा हो गया। दे हैव नो थिक वॉल्स, इसमें कोई थिक वॉल नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पर ब्लड में ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता। बात समझ रहे, ब्लड में प्रेशर नहीं होता तो इसलिए ये थिन भी होती है। क्लियर है। कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स जिसमें वॉल्स जो होती है 1 सेल थिक होती है। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन, गैसियस एब्जॉर्प्शन इनके थ्रू बहुत आसान हो जाता है। कैपिलरीज जो है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस, इसके थ्रू हो सकता है क्योंकि ये 1 सेल थिक होती है। कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्स दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है ना। तो बहुत सारी कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है, वेन्स बनाती है, जो कि हमारे ब्लड को कहाँ ले जाएगी, ऑर्गन और टिश्यू से ब्लड को लेके कहाँ ले जाएगी, फिर से लंग्स के पास लेके जाएगी। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में बात करता हूँ। प्लेटलेट्स तुम लोगों को पता ही होगा, है ना। कितने लोग बकरी का दूध पी पी के प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं भाई, डेंगू वेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लीकेज और लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द इंजरी लीड्स टू द रिडक्शन इन द प्रेशर एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टू अवॉइड दिस द प्लेटलेट सेल प्लग एंड लीक्स टू द क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। कहने का मतलब थोड़ा समझ लो, कहीं चोट लग जाए, चोट लगने के बाद क्या हो जाएगा, वहां से खून गिरने लगे, अगर मान लो वो जमे ही ना, क्लॉट ना करे, तो तुम्हारा सारा खून तो निकल जाएगा ना उसके थ्रू। तो इसके वजह से व्यवस्था बनी हुई है शरीर में कि जहां पे भी तुम्हें चोट लगेगा वहां पर क्या होगा, ये प्लेटलेट सेल्स की संख्या बढ़ेगी और उस चीज को क्या करने लगेगी, तुरंत हील करना शुरू कर देगी। अब आपको ऑर्डर नहीं देना कि जाओ भाई जाओ, वहां पे मेड़ टूट गई है, पानी निकल रहा है। जैसे खेत इरिगेशन करते हैं तो क्या होता है, मेड़ टूट जाती है, पानी निकल के बहने लग जाता है रोड पे। वैसा नहीं हिसाब किताब है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कहीं तुमको चोट लग गई, वहां पे प्लेटलेट सेल पहुंच जाएंगे। शुरुआत में तो बहुत खून आ रहा होगा, थोड़ी देर तक तुम बस दबा के रखो, उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है, वो जम जाता है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ भाई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लिम्फ के बारे में बात करता हूं, मैंने इसके बारे में बता रखा है। दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू द पोर्स इन द कैपिलरी वॉल्स। कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप कर जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, इसे क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस, और इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है। इसमें क्या होगा, कम प्रोटीन होगा। फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेज लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी ज्वाइन करके एक लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं जो कि एक लार्जर वेन में ओपन होती हैं। लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। क्या करेगा, लिम्फ क्या करेगा, डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है इंटेस्टाइन से,
और ज्यादा एक्सेस फ्लूइड जो होगा वो किस में डाल देगा, खून में डाल देगा। जो एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड होगा उस किस में डाल देगा, खून में। तुम लोग देख भी रहे हो, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, सेल के बीच बीच में से दिख रहा है, इन नालियों से बहता हुआ क्या आता है, लिम्फेटिक फ्लूइड आता है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। बात समझ आ रही? ये भी सफेद कलर का ही होता है, प्लाज्मा के जैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें प्रोटीन का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन हमें लग रहा है कि कल किया जाए, कुछ चीजें बची हुई हैं, एक्सक्रीशन बचा हुआ है, एक दिन का और टॉपिक बचा हुआ है बस। ठीक है।